ये है भारत का पड़ोसी देश नेपाल, जो आज पॉलिटिकल क्राइसिस की कगार पर है। यहाँ के प्रधानमंत्री कमल दहल जहां अपनी सत्ता से हटने को राजी नहीं है, वहीं इन्हें सपोर्ट करने वाले नेपाल के बड़े लीडर केपी शर्मा ओली खुद को प्रधानमंत्री बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये वही जनाब हैं जिन पर बार बार चाइना के सगे बनने का आरोप लगता रहा है। खुद चाइना भी इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमेशा से इतना बेकरार रहा है कि जियोपॉलिटिकली नेपाल में बढ़ती उसकी दिलचस्पी साफ दिखाई देती है। मगर यहाँ पर सवाल ये आता है, क्या नेपाल में हो रहे राजनीतिक उठापटक इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है या फिर चाइना की साजिश में गुल खिल रही है? इससे आखिर भारत को क्या नुकसान होने वाला है? और कहीं ऐसा तो नहीं मालदीव वाली चाल अब चाइना नेपाल में चल रहा है? जानेंगे नेपाल, चाइना और भारत के बीच उमड़ती जियोपॉलिटिक्स की हर डिटेल को इस वीडियो में। देखिए, पहले मालदीव, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। ऐसा नहीं लगता कि बदलती सत्ता के डायनेमिक्स भारत के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं? अब एक तरफ तो भारत में सरकार बदलने के बाद भी हम नेबर फर्स्ट पॉलिसी का हमेशा पालन करते आए हैं, वहीं आपको नहीं लगता कि भारत के लिए यही अप्रोच हमें हमारे पड़ोसी देशों में देखने को नहीं मिलती? वेल, अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए पहले नेपाल की करंट पॉलिटिकल सिचुएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो नेपाल में प्रॉब्लम यह है कि इस देश में 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। पहली नेपाली कांग्रेस, दूसरी कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी जिनके नेता केपी शर्मा ओली हैं, और तीसरी पार्टी माओइस्ट सेंटर जिसके नेता पुष्प कमल दहल देश के प्रधानमंत्री हैं। ये तीनों ही पार्टी हालांकि देश की राजनीति को काफी हद तक इफेक्ट करती हैं, लेकिन अभी नेपाल में जो सरकार चल रही है वो कम्युनिस्ट यूनिफाइड मार्क्सवादी यानी UML और माओइस्ट सेंटर के गठबंधन से चल रही है। अब वैसे तो 4 महीने पहले ही UML के केपी शर्मा ओली ने माओइस्ट सेंटर को समर्थन करके पुष्प कमल को देश की सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब 4 महीने बाद ही सब खतरे में आ गए क्योंकि केपी शर्मा ओली ने UML से समर्थन खींचकर नेपाली कांग्रेस को अपना समर्थन देने का फैसला कर लिया। कुल मिलाकर अब कुछ ही वक्त में केपी शर्मा ओली हमें नए प्रधानमंत्री के रूप में दिख भी सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, बल्कि नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आम हो गई है। पिछले 16 साल में ऐसा 13 बार हो चुका है जब नेपाल की सत्ता महज कुछ महीने भी नहीं चली हो। अब इसके पीछे वजह क्या रही है, इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझना भी जरूरी है कि आखिर इसमें चाइना का कितना हाथ है और आखिर नेपाल में बदलती सरकार भारत को क्यों भारी पड़ती है। देखिए, दरअसल प्रॉब्लम यह है कि चाइना भारत के पड़ोसी देशों को आज से नहीं बल्कि कई सालों से घेरने की कोशिश कर रहा है। अपनी शुरुआत इसने पहले की तो पाकिस्तान से थी, लेकिन उसे अपना कट्टर दोस्त बनाने के बाद इसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया श्रीलंका की तरफ। भारत के सबसे करीबी ये देश स्ट्रैटेजिकली इंडियन ओशियन में एक बड़ा स्पॉट था जिसे वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था, इसलिए उसे गरीबी और कर्ज के जाल में फंसाने के बाद चाइना ने अपना रुख मालदीव की तरफ किया, जहां अब मुइज़ू की सरकार है जो काफी प्रो चाइना है। अब कहीं ना कहीं यही गेम चाइना नेपाल में भी खेलने की कोशिश कर रहा है। साल 2016 और 2021 में भी जब नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार थी तो वो भारत से ज्यादा चाइना के सगे बनते नजर आए थे। यहाँ तक कि 2020 में जब एक बार उनकी कुर्सी खतरे में आई थी, वो ये बोलने में भी पीछे नहीं रहे थे कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए भारत साजिश रच रहा है। इसके अलावा कोविड पैंडेमिक के दौरान उन्होंने तो भारत के खिलाफ ये भी बयानबाजी की थी कि भारत से गैर कानूनी तरीके से नेपाल आने वाले लोग वहां जाकर वायरस फैला रहे हैं, और इसमें कुछ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स और पार्टी नेता भी उनसे मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत का वायरस चीन और इटली से भी ज्यादा खतरनाक है। वो भारत को लेकर ऐसे और भी तंज कस चुके। अब एक तरफ तो वो भारत पर उंगली उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चाइना एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार का ही पलड़ा भारी रहे और केपी शर्मा ओली देश के प्रधानमंत्री रहे। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री रहने से चाइना को भला क्या फायदा है और वो क्यों सत्ता की बागडोर इस नेता को देने के पक्ष में रहा है। दरअसल इन सब की डोर चाइना के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव से जाकर मिलती है, जिसे चाइना ने भारत के खिलाफ प्रपोज किया था और 2017 में केपी शर्मा के कार्यकाल में ही इस पर साइन कर दिया गया था। दरअसल ओली की सरकार के बारे में कहा जाता है कि नेपाल को चीन के करीब ले जाने में उनकी दिलचस्पी रही है। अपने पहले कार्यकाल में भी ओली ने चीन का दौरा किया था और उन्होंने ट्रांसिट ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ओली चाहते हैं कि चीन तिब्बत के साथ अपनी सड़कों का जाल फैलाए और नेपाल को भी जोड़े ताकि भारत पर से उसकी निर्भरता कम हो। ऊपर से केपी की सरकार एक कम्युनिस्ट सरकार है जिनकी पार्टी की विचारधारा नेपाल से ज्यादा अलाइन होती है।
चाइना नेपाल में कम्युनिज्म सरकार इसलिए भी चाहता है ताकि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के जरिए वो नेपाल को भी अपने कर्ज के जाल में फंसाकर उसे भारत के खिलाफ कर ले। खुद एक तरफ से ओली भी ये बात समझते हैं कि भारत हर तरह से इस महत्वाकांक्षी परियोजना का विरोध कर रहा है, लेकिन फिर भी ओली सरकार इस परियोजना को सपोर्ट करती है क्योंकि चीन से संबंधों के आगे वो भारत की चिंताओं की फिक्र नहीं करते। हाँ, लेकिन इन सब में एक चीज बहुत अच्छी रही है और वो ये है कि नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा हमेशा भारत के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने पहले भी चाइना के नेपाल को लोन का समर्थन नहीं किया था और अभी भी नहीं किया। उनका मानना था नेपाल को चाइना से बेल्ट रोड इनिशिएटिव के लिए ग्रांट का ही समर्थन करना चाहिए। तभी तो चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेइडोंग जब इस समझौते के लिए नेपाल आए थे तो उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। यही नहीं, चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मार्च 2022 में नेपाल यात्रा के दौरान तत्कालीन पीएम देउबा ने साफ तौर पर कह दिया था कि नेपाल PRI प्रोजेक्ट को लोन लेकर पूरा नहीं करेगा। इसी के चलते देउबा और ओली के बीच जब सरकार पलटकर प्रधानमंत्री बनने की बात हुई तो नेपाली कांग्रेस ने साफ कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन नेपाल PRI का कंस्ट्रक्शन लोन लेकर पूरा नहीं करेगा। आपको बता दें कि केपी शर्मा का पावर में आना इसलिए भी भारत के खिलाफ माना जाता है क्योंकि जब जब ये पावर में आए तब इन्होंने भारत का विरोध किया है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेपाल को शिकायत है कि जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया तब भारत से नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस तरह से उसे आशा थी। इसके अलावा 2015 में ही नेपाल के संविधान को लेकर वहां के मधेसी लोगों ने आंदोलन भी किया था। दरअसल इस नए संविधान को लेकर भारत ने अपनी आपत्ति जताई थी। भारत का कहना था कि इसमें मधेसी और थारू लोगों की मांग को शामिल नहीं किया गया। इस संविधान को लेकर जब मधेसी और दूसरे अल्पसंख्यकों ने नेपाल सीमा को बंद कर दिया तो ओली सरकार ने भारत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि भारत ने इस आरोप को खारिज किया था, लेकिन दोनों देशों में तू मैं का दौर बहुत लंबा चला। तब भारत से नेपाल में पेट्रोल, दवाइयां और दूसरी कई तरह की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई थी। 135 दिन तक चली आर्थिक नाकेबंदी के बाद नेपाल और भारत के रिश्तों में खटास आ गई थी और एक तरह की भारत विरोधी भावना नेपाल में पैदा हुई। ये वो वक्त था जब नेपाल भूकंप के प्रभावों से पहले ही जूझ रहा था। उस वक्त तो ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा, लेकिन भारत के साथ उनकी नफरत कम नहीं हुई। उनका मानना था कि भारत और नेपाल के बीच 1950 में जो पीस एंड फ्रेंडशिप संधि हुई थी वो नेपाल के हक में नहीं थी। इसलिए संधि के खिलाफ ओली नेपाल के चुनावी अभियानों में भी बोलते रहे। फिर 2017 में वो दोबारा प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि वो भारत विरोधी भावना के कारण ही चुनाव जीते थे। इसी के बाद उन्होंने भारत का दौरा भी किया और भारत के साथ बेहतर संबंधों की कामना की। इस दौरान दोनों देशों ने 9 समझौतों पर सहमति भी जताई, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया जब नेपाल की चाइना से नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर नेपाल में राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता बदली और आखिरकार केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बनाए गए और इसके बाद शुरू हुआ नेपाल चाइना रिलेशंस का गोल्डन फेज, क्योंकि इसके बाद दोनों देशों में 14 मुद्दों पर समझौते हुए। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चीन तिब्बत रेल लिंक समझौता सबसे खास रहा, लेकिन जहां इन दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ वहीं भारत को दोहरा झटका तब लगा जब नेपाल ने चीन के साथ सागर मथ फ्रेंडशिप नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए हामी भर दी, जबकि इसके विपरीत उन्होंने भारत के साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए इनकार कर दिया। दरअसल ऐसा इसलिए भी किया गया था क्योंकि जब भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद देश का नक्शा जारी किया था तो इस नक्शे में काला पानी और लिपू लेक इलाकों को भारत ने अपने देश में दिखाया था, जबकि नेपाल इन हिस्सों को हमेशा से अपना मानता था। इसलिए इस नक्शे से उसको आपत्ति भी हुई थी। ये सब अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि इसके बाद सड़क को लेकर भी दोनों देशों में विवाद हो गया। भारत ने ये सड़क उत्तराखंड से लिपू लेक दर्रे तक बना डाली और नेपाल को इसका पता भी नहीं चला। दरअसल नेपाल का मानना था कि लिपू लेक दर्रा उसका इलाका है। नेपाल में इसे लेकर भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन हुए और इसी से केपी शर्मा भारत के बजाय चाइना के साथ होने लगे। अब इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल, लेकिन वक्त आने पर उसने चाइना से नजदीकी बढ़ा ली और कमाल की बात है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी से इसे रोकने में सक्षम भी नहीं हो पाया। कुल मिलाकर केपी शर्मा के राज में भारत और नेपाल के रिश्तों ने एक बड़ा सेटबैक देखा। हालांकि ये चीज भी ठीक होनी शुरू हुई जब पुष्प कमल दहल प्रचंड सत्ता में आए
उनके आने से एक उम्मीद जगी कि भारत और नेपाल के रिश्ते इतने खराब नहीं होंगे, और ऐसा हुआ भी। लेकिन अब फिर से केपी शर्मा की वापसी से ये खतरा मंडराने लगा है। इस वक्त दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स कुछ ऐसी है कि जंग के बादल मंडराने लगे हैं, और ऐसे में नेपाल का भारत के खिलाफ होना किसी भी हालत में अच्छा नहीं हो सकता। मार्च 2024 में भी जब नेपाल में सत्ता बदलने की आशंका जगी थी, तो तब भारत के राजदूतों ने कहा था कि भारत और नेपाल का सदियों से मधुर संबंध रहा है। हमारा उनका रिश्ता रोटी बेटी का है, और सिर्फ इसलिए ये नहीं बदल सकता क्योंकि नेपाल में सत्ता बदली है। तब भारतीय राजदूतों ने यह भी कहा था कि नेपाल में भले ही प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन नेपाल के प्रति हमारी नीति नहीं बदलेगी। ऐसे ही कुछ बयान बाकी राजदूतों का भी था, लेकिन सुरेंद्र फुयाल कहते हैं कि दोनों देश दोस्त रहे हैं, तो दोनों के रिश्ते में ज्यादा बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। ये नहीं कह सकते कि दोनों के रिश्ते खराब होंगे, लेकिन केपी शर्मा ओली आए तो थोड़ा सा बदलाव जरूर हो सकता है, क्योंकि वो पहले भारत से थोड़ा नाराज थे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है साहब कि भारत अभी भी नेपाल को अपने पक्ष में रखने के लिए हर कोशिश कर रहा है। उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स बता रही है कि कोई भी बदलाव जरूरी नहीं भारत के ही पक्ष में हो। हालांकि अगर प्रधानमंत्री पद पर शेर बहादुर देउबा आसीन आते हैं तो उनकी नीतियां प्रो इंडिया ही रहने वाली हैं। लेकिन अभी के लिए आंकड़े बताते हैं कि देउबा और ओली ने संसद के बचे हुए कार्यकाल में बारी बारी से प्रधानमंत्री बनने पर सहमति जताई है। अब इसमें पहले तो सत्ता में केपी शर्मा ही आसीन होंगे, लेकिन बाद में सत्ता देउबा के हाथ भी आ सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। तो नेपाल का ग्राफ बताता है कि यहाँ पिछले 16 सालों में 13 सरकारें गिर चुकी हैं, यानी कि सरकार पूरी तरह से अनस्टेबल है। अब ऐसा क्यों है? इसका जवाब हमें इस बात से मिलता है कि नेपाल को एक डेमोक्रेटिक नेशन बने हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। साल 2008 तक नेपाल में राजशाही हुआ करती थी, और उसके बाद ही ये देश गणतंत्र बना। बस तब से अब तक यहाँ गठबंधन सरकारें ही बनी हैं। ऊपर से देश में जो बड़ी पार्टीज हैं उनकी संख्या 3 ही है। इससे होता यह है कि जब भी कोई 2 पार्टी सरकार बनाती है और दोनों में से कोई भी एक वादा पूरा करने में पीछे रहती है, तो सरकार गिर जाती है। नेपाल का इतिहास भी इसी ओर इशारा करता है कि जब भी यहाँ सरकार गिरी है तो कारण शर्तें तोड़ना ही रहा है। खुद प्रचंड और देउबा के बीच रिश्ते भी गठबंधन की शर्तें तोड़ने के कारण ही बिगड़े, और अब देउबा और केपी शर्मा के बीच जो गठबंधन बना है उसके अपने ही नियम और कानून हैं। इसमें सीट शेयरिंग की तो बात कही ही गई है, साथ में और भी कई अहम बातें कही गई हैं। पहले तो खुद ये कि जिस पार्टी का नेता सरकार की अगुवाई करेगा उसे गृह मंत्रालय नहीं मिलेगा, यानी केपी शर्मा ओली जब तक प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक सीपीएन यूएमएल को गृह मंत्रालय नहीं दिया जाएगा। गृह मंत्रालय शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस को ही मिलेगा। दोनों पार्टियों ने संविधान संशोधन का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है। इसमें उपराष्ट्रपति को नेशनल असेंबली का अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है। ओली और देउबा की पार्टी सिर्फ केंद्र में ही सरकार नहीं बनाएगी, बल्कि दोनों के बीच प्रांतीय सरकारों को लेकर भी समझौता हुआ है। इसके तहत ओली की पार्टी कोशी, लुम्बिनी और करनाली प्रांत में सरकार की अगुवाई करेगी, जबकि देउबा की पार्टी बागमती, गंडकी और सुदूर प्रांतों की सरकार का नेतृत्व करेगी। अब आखिर में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इन दोनों पार्टियों का गठबंधन आखिर कब तक नेपाल में चल पाएगा और भारत पर इसका क्या असर होगा। फिलहाल के लिए आपको क्या लगता है, क्या नेपाल की सरकार में बदलाव भारत को महंगा पड़ने वाला है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।